राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार रीजनिंग सर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज की क्लास में अपन यूपीएससी सी सेट 2020 में मैथ के जितने भी क्वेश्चन आए थे उनके सॉल्यूशन को देखने वाले हैं, सारे कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं और किस किस वैरायटी के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं इन पे अपन चर्चा करने वाले हैं। सेशन की शुरुआत करते हैं और सेशन की शुरुआत क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, तो पढ़िए क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है 1 से 100 के मध्य कितनी ऐसी पूर्ण संख्याएं हैं। पूर्ण संख्या का मतलब ऐसी कितनी इंटीजर्स हैं जिनमें एक अंक 4 हो लेकिन वो 4 से क्या हो, विभाजित नहीं हो। आपसे कह रहा है 1 से 100 के बीच में ऐसे कितने पूर्णांक है, ऐसे कितने इंटीजर है जिसमें कोई भी एक अंक क्या हो, 4 हो लेकिन वह 4 से विभाजित ना हो। ये आपको काउंट करके बताने हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछूं कहां कहां 4 मिल सकता है। तो आपने कहा 1 से 100 के बीच में अगर बात करें तो 4 में मिलेगा। 4 के बाद कहाँ मिलेगा, 14 में 4 मिलेगा। 14 के बाद कहाँ मिलेगा सर, 24 में। 24 के बाद कहाँ मिलेगा 4, 34 में। 34 के बाद कहाँ मिलेगा, 44 में। 44 के बाद कहाँ, 54। 54 के बाद कहाँ मिलेगा, 64। 64 के बाद कहाँ, 74। 74 के बाद कहाँ, 84। और 84 के बाद कहाँ, 94। इतने में मुझे कहीं ना कहीं 4 दिख रहा है। क्या ये बात क्लियर है? बोलोगे जी सर। साथ साथ में अगर गौर करोगे तो सर जो 40 से सीरीज शुरू हो रहा है, 40, 41, 42, 43, इन सब में भी 4 दिख रहा है। तो आप कहोगे सर 40 में भी 4 मिल जाएगा, 41 में भी मिल जाएगा, 42 में भी मिल जाएगा, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, इन सब जगह पे मुझे 4 मिल जाएगा, जो कि 1 से 100 के तक की बात हो रहा है या 1 से 100 के बीच की बात हो रहा है। लेकिन मुझे कहा इनमें से वो वाले नंबर काउंट नहीं करने हैं जो 4 से विभाजित है। लिखा है ना कि लेकिन वे 4 से विभाजित ना हो, तो जो जो 4 से विभाजित होंगे उनको हटा दो, बाकी को काउंट कर लो। तो आपने कहा 4 से 4 कट जाएगा, 4 से 24 कट जाएगा, 4 से 44 कट जाएगा। अच्छा, 44 हमने 2 बार लिख दिया तो एक ही बार 44 लोगे। 4 से 64 कट जाएगा, 4 से 84 कट जाएगा, 4 से ये नहीं कट रहा। सर 40 कट जाएगा, 40 के बाद क्या कट सकता है 4 से, तो ये कटेगा नहीं, ये नहीं कटेगा, ये नहीं, ये नहीं, ये कट जाएगा। मतलब मैंने सारे 4 वाले जहां कहीं ना कहीं किसी भी नंबर पे, कहीं पे या दाहीं पे, कहीं ना कहीं किसी भी स्थान पे 4 आ रहे हैं उनको लिख लिया, उनमें से उन सबको काट दिया जिसमें 4 का भाग लग रहा है। क्योंकि क्वेश्चन में कहा कि ऐसे वाले को नहीं लेना जो 4 से विभाजित है। ठीक है, बाकी को काउंट कर लो। चलिए सर बाकी को काउंट करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो टोटल ऐसे कितने नंबर मिल जाएंगे सर? 12 ऐसे नंबर मिलेंगे जहां पे 4 होगा और 4 से विभाजित भी नहीं होगा। सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, सी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर दूसरा है। बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ो। सॉल्यूशन बहुत आसान होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, माना कि 2 धातु के घन है पी और क्यू। 2 घन है, एक घन का नाम पी दिया, दूसरे घन का नाम क्यू दिया। लिख देता हूं मैं यहां, एक घन का नाम पी है और दूसरे घन का नाम क्यू है। ये घन की बात हो रही है। ठीक है, कह रहा है इसका आयतन, आयतन का मतलब वॉल्यूम की बात कर रहा है। इसका आयतन, पी का आयतन क्या है, एक्स है, और क्यू का आयतन क्या है, वाई है। ऐसा कह रहा है, जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे लिखा। फिर एम और एन इसका द्रव्यमान है। द्रव्यमान का मतलब मास है। मास क्या है सर? इसका एम है और इसका क्या है, एन है। फिर क्या कह रहा है, क्यू की प्रत्येक भुजा पी की क्या है, दुगुनी। अगर मैं भुजा की बात करूं, बहुत गौर से सुनना, साइड की बात करूं, जो घन है ना उसके भुजा की बात करूं, तो क्वेश्चन में कहा जो क्यू का भुजा है वो पी से क्या है, 2 गुना है। अगर थोड़ी देर के लिए मैं इसकी भुजा को ए मान लूं तो इसकी भुजा क्या हो जाएगी, 2a। क्वेश्चन में कह रहा है कि सर क्यू का भुजा, क्यू के प्रत्येक भुजा पी की क्या है, 2 गुनी है। तो पी का जितना होगा उसका 2 गुना करेंगे तो क्यू का भुजा आ जाएगा। ठीक है, आगे क्या कह रहा, क्यू का द्रव्यमान पी का 2 गुना है। ठीक है सर, क्यू का द्रव्यमान पी का 2 गुना है। तो सर द्रव्यमान की बात हो रही है, मैं एक तरीके से मानूं, अगर इसका द्रव्यमान मैं m ले रहा हूं तो इसका 2 गुना ये 2m हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि सर n का मान क्या है, 2m है। यही तो कहा कि जो q का द्रव्यमान है वो p का क्या है, 2 गुना है। अगर p का द्रव्यमान m है तो q का द्रव्यमान क्या होगा, 2m हो जाएगा। और 2m किसका मान है, n का मान है। ये कहा, जो कहा मैंने लिख दिया, यहां तक कहानी खत्म। अब यहां पे लिखा माना u बराबर m बटा एक्स है और v बराबर n बटा वाई है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इन चारों में से कौन सा कथन सही है?
चलिए अब एक बात बताइए, आप सबको पता होगा, आप सबने पढ़ा होगा कि सर घन का आयतन कैसे निकालते हैं। सर तो भुजा का क्यूब करके। तो सर घन का आयतन क्या है, एक्स है। पी का आयतन क्या है, एक्स है। और भुजा क्या है इसकी, ए है। तो सर इसका आयतन क्या होगा, ए क्यूब हो जाएगा। मतलब एक्स की जगह हम ए क्यूब लिख सकते हैं। सर क्यू का आयतन क्या है, वाई है। और भुजा क्या है इसका, 2a है। तो सर भुजा का क्यूब मतलब 2a का घात 3, मतलब क्या हो जाएगा, 8a क्यूब। इसका मतलब क्या है, सर x की जगह a क्यूब रखना है, y की जगह 8a क्यूब रखना है, m की जगह 2m n की जगह 2m रखना है, और इसका द्रव्यमान m लेना है। अब रिलेशन क्या दिया, तो रिलेशन हमसे ये दिया कि सर u का मान किसके बराबर है, m बटा x के बराबर है, और v का मान किसके बराबर है, सर n बटा y के बराबर। यही तो रिलेशन दिया। बोलोगे जी सर। अब एक एक करके सॉल्व करते हैं, पहले इसको बाद में सॉल्व करेंगे, पहले इसको। सर यहां m क्या है, द्रव्यमान है, m का m रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं भाई हमें। x क्या है, सर आयतन है, और आयतन की जगह हम क्या रख सकते हैं, a का घात 3। क्या यहां तक कहानी क्लियर, जी सर। v का मान क्या दिया है, सर n बटा y दिया है। अब मुझे बताओ सर n की जगह हम 2m रख सकते हैं क्या, जी सर बिल्कुल रख सकते हैं, 2m रख दीजिए। और सर y की जगह हम क्या रख सकते हैं, सर y आयतन है। तो आयतन कितना है, 8a क्यूब। तो आपने कहा सर 8a क्यूब। अब जरा यहां पे गौर करो, मैं जिस चीज को अंडरलाइन कर रहा हूं, सर ये जो m बटा a क्यूब है और यहां भी m बटा a क्यूब है, तो m बटा a क्यूब की जगह u रखा जा सकता है। बोलोगे जी सर। इधर तो भी रहने दीजिए। सर ये 2 से कितनी बार कटेगा, 4 बार। तो नीचे तो क्या आएगा, 4। और m बटा a क्यूब की जगह मैं क्या रख दूं, u रख दूं। बोलो हाँ या ना, जी सर। तो यहां से क्या रिलेशन निकला, u बराबर कितना, 4 गुना भी। और हमसे पूछा क्या संबंध होगा, तो देखिए u बराबर 4 गुना भी, जो कि कहां दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में। बढ़िया क्वेश्चन था, शानदार क्वेश्चन था, बहुत सरल और शानदार तरीके से मैंने आपको समझाया है। चलिए भाई अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। अब ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, जनरल क्वेश्चन था, इसमें कुछ खास दिमाग नहीं लगाना है। औसत का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, एक शिक्षक और 3 छात्रों की औसत आयु कितनी है, 20 है। एक टीचर है और छात्र कितने हैं, 3 है। तो मैंने कहा टीचर 1 है तो टीचर को टी मान लिया, छात्र 3 है तो एक छात्र को एस, तो 3 छात्र को 3s। तो इनका औसत 20 है, तो इनका योग क्या होगा, तो आपने कहा सर 20 गुना 4, क्योंकि टोटल 4 व्यक्ति है, 3 छात्र हैं, एक टीचर है, तो टोटल 4 व्यक्ति है, तो 4 गुना 20, तो टोटल आ गया कि छात्र और टीचर का टोटल एज कितना होगा, 80 वर्ष होगा। आगे क्या कह रहा है, 3 छात्रों की तीनों छात्र समान आयु के हैं। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या कहा, शिक्षक और प्रत्येक छात्र के आयु का अंतर कितना है, 20 है। टीचर और एक छात्र के आयु के बीच अंतर कितने का है, सर 20 का है, ये दिया है। टीचर 3 छात्रों की आयु का योग कितना हमने निकाला, 80। टीचर और एक छात्र के आयु के बीच का अंतर कितना है, 20। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या, जी सर बिल्कुल कर सकते हैं। सर मुझे एक बात बताओ, इसमें से इसको घटा लूं या इसमें से इसको घटा लूं, जिसको घटाऊंगा उसका चिन्ह बदल दूंगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो टीचर से टीचर कैंसिल हो जाएगा। यहां 3 स्टूडेंट है, यहां 1 स्टूडेंट है, तो 4 स्टूडेंट हो जाएगा। यहां 80 में से 20 घटाओगे तो 60 हो जाएगा। तो एस का मान कितना आएगा, 15। इसका मतलब सर एक छात्र की जो आयु है वह कितनी है, 15 वर्ष है। और कह रहा है ना कि तीनों की आयु समान है, तो एक की 15 है तो दूसरे के भी 15, तीसरे की भी 15, तो तीनों मिलाकर कितना, 45। लेकिन हमसे पूछा शिक्षक की आयु कितनी होगी। तो सिंपल सी बात है, हमें पता है कि टीचर और स्टूडेंट की आयु के बीच 20 वर्ष का अंतर है। सर स्टूडेंट की आयु 15 है, तो अगर टीचर की आयु निकालनी हो तो t माइनस 15 बराबर 20। तो टीचर की आयु कितनी रखनी पड़ेगी, 20, और प्लस का 15, कहने का मतलब कितना, 35 वर्ष। मतलब एक टीचर की आयु जो है वह कितने वर्ष है, 35 वर्ष है। और 35 वर्ष अपने क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल ही सही उत्तर। क्लियर है भाई। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। ये और आसान है। कह रहा एक व्यक्ति ने कार खरीदा, कितने में, कार खरीदा और 3 लाख रुपए में बेच दिया, मतलब एसपी कितना दिया है साहब, 3 लाख दिया है। ठीक है भाई। लॉस उसको कितने का हो रहा है, सर 20% का हो रहा है। हमें कह रहा है सीपी निकालो, कौन निकाल लेगा, सब निकाल लेंगे। सर 3 लाख का एसपी है, गुना कितना, 100, और बटा क्या, सर 20% का लॉस है तो 80 का क्या भाग। सर ये 0 से 0 काट दिया जाए और 8 से इसको डायरेक्ट काटा जाए। सर 8 3 24, कितना बचेगा, तो आपने कहा सर 60 बचेगा। 8 सतु 56, कितना बचेगा, 4 और 0 40, 8 पंचे 40 और 1 0।
तो सर आंसर कितना होगा 375 पर कितने जीरो 3 जीरो। क्रय मूल्य कितना आ गया 3,75,000। बात खत्म। इतने आसान आसान क्वेश्चन भी पेपर में आपके पूछे गए। अगले को देखो, पांचवे को। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, समझने वाला है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, चीजें हो जाएंगी। कह रहा है कि दो, ऊपर इंग्लिश है नीचे हिंदी, कह रहा दो कथन S1 और S2 नीचे दिए गए हैं, उसके उपरांत एक प्रश्न दिया गया है। प्रश्न क्या दिया गया है? तो देखो प्रश्न आपको ये दिया गया है, पहले प्रश्न को पढ़ लो तब अपन कथन पे जाएंगे, ज्यादा चीजें सही रहेंगी। प्रश्न क्या कह रहा है? यदि n 10 और 20 के बीच एकमात्र प्राकृतिक संख्या है, देखो कह रहा है एकमात्र प्राकृतिक संख्या है, तो n क्या होगा? आपसे कह रहा है n क्या है 10 और 20 के बीच में। तो सुनना मेरी बात, 10 और 20 के बीच में क्या क्या आएगा? 11 आएगा, 12 आएगा, 13 आएगा, 14 आएगा, 15 आएगा, 16 आएगा, 17 आएगा, 18 आएगा और 19 आएगा। यही तो आएगा 10 से 20 के बीच में। कह रहा है n क्या है? 10 से 20 के बीच में एकमात्र प्राकृतिक संख्या है ये चीज, तो n का मान इनमें से कुछ भी हो सकता है। अब आगे क्या कह रहा है? n क्या है उसके लिए पहला स्टेटमेंट क्या दिया है, तो देखिए सर पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? एक अभाज्य संख्या है, मतलब n क्या एकमात्र अभाज्य संख्या है? तो जरा गौर करो सर, एक अभाज्य संख्या ये हो गया, दूसरा अभाज्य संख्या ये हो गया, तीसरा अभाज्य संख्या ये हो गया, चौथा अभाज्य संख्या ये हो गया। तो क्या n एकमात्र अभाज्य संख्या है? नहीं सर, यहां तो बहुत सारी अभाज्य संख्या है। तो सर पहला वाला स्टेटमेंट गलत है। क्या यहां तक की कहानी क्लियर? अगला क्या कह रहा है? n को 4 से विभाजित करने पर शेषफल 1 बचता है। सर इसको 4 से विभाजित करेंगे तो शेषफल 1 बचेगा? नहीं। इसको 4 से विभाजित करेंगे तो शेषफल 1 बचेगा, इसको 4 से विभाजित करेंगे तो शेषफल 1 बचेगा, लेकिन इसको 4 से विभाजित करेंगे तो शेषफल 1 बचेगा? नहीं सर, एकमात्र ऐसी संख्या यहां पे नहीं उपलब्ध है जिसमें 4 का भाग लगाकर एक शेषफल बचेगा। तो सर दोनों ही स्टेटमेंट क्या है? गलत है। तो सही उत्तर क्या होगा? इसका ऑप्शन किधर है? यहां S1 और S2 एक साथ प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते। क्लियर है? S1 और S2 एक साथ प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जा सकता। ठीक है भैया, पहला भी गलत, दूसरा भी गलत, और दोनों में से कोई नहीं होगा। हाँ, अगर एकमात्र कोई अभाज्य संख्या होता तो पहला सही हो जाता, और उसमें 4 का भाग लगाकर 1 बचता तो दूसरा भी सही हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। क्लियर है भाई मेरे? चलिए अगले को देखिए, छठे वाले को। क्या कह रहा है? ये इंग्लिश में है, ये हिंदी में है। दो संख्याओं के संबंध में दो कथन S1 और S1 दिए गए हैं और उसके उपरांत प्रश्न दिए गए हैं। तो सबसे पहले प्रश्न पढ़ो। प्रश्न ये है भैया, ये प्रश्न है। प्रश्न क्या है? वे दो संख्याएं क्या है? वो दोनों संख्या आपको निकाल कर लानी है। आप कौन सी दो संख्या? दो संख्या आपको निकालनी है। अब कैसे निकालनी है उसके लिए पहला स्टेटमेंट, उनका गुना 21 है। मान लो मैंने एक संख्या A माना और एक संख्या B माना, तो इनका गुना 21 दिया है। तो क्या यहां से तुम पता कर सकते हो कि पहली संख्या कौन, दूसरी संख्या कौन? नहीं कर सकते ना। अगर दिमाग भी लगाने की कोशिश करोगे तो सर 21 में 1 का गुना भी 21 होगा, 7 में 3 का गुना भी 21 होगा। तो आप कैसे पता करोगे कि ये वाला लिया जाए या ये वाला लिया जाए? तो सर सिर्फ संख्याओं का गुना देने से हम दोनों संख्या पता नहीं कर सकते। तो इसका मतलब पहला वाला काम नहीं बना रहा। दूसरे वाले को देखा जाए, उनका योग 10 है। कह रहा है कि दोनों संख्याओं का योग 10 है। तो बताओ, आप सिर्फ दोनों, मैं कह दूं कि दो संख्याओं का योग 10 है तो दोनों संख्या बताओ, संभव है क्या? ना, ऐसे तो बहुत संख्या हो जाएंगी। जैसे 1 9 हो गया, ये भी 10 बन जाएगा, 2 8 हो गया, ये भी 10 बन जाएगा, 3 7 हो गया, ये भी 10, ऐसे तो बहुत बन जाएंगे। तो क्या एग्जैक्ट तुम दोनों संख्या निकाल पाओगे? नहीं निकाल पाओगे। बहुत सारे निकाल पाओगे लेकिन एग्जैक्ट नहीं निकाल पाओगे। तो सर दूसरा भी अकेले दोनों संख्या नहीं निकाल पाएगा। कहने का मतलब, प्रश्न कहा कि हमें दो संख्या निकालकर बतानी है। पहला बोला कि दोनों का गुना 21 है, तो क्या हम दोनों संख्या निकाल पाएंगे? नहीं। दोनों का योग 10 है, तो क्या हम दोनों संख्या निकाल पाएंगे? नहीं। तो स्टेटमेंट फर्स्ट अकेले दोनों संख्या नहीं निकाल सकता, स्टेटमेंट 2 अकेले दोनों संख्या नहीं निकाल सकता। अब हम कंबाइन करके देख लेते हैं। सर मुझे अगर दो संख्या का गुना पता हो और दो संख्या का योग पता हो तो क्या दोनों संख्या निकाली जा सकती है? बिल्कुल निकाली जा सकती है। कैसे? तो हम सोचेंगे कि ऐसी दो संख्या जिसको गुना करने पर तो क्या आ जाए? 21 आ जाए, और उनको जोड़ने पर क्या आ जाए? 10 आ जाए। तो वह कौन कौन सी संख्या होंगी? 7 और 3। दोनों को कंबाइंड कर देंगे तो उत्तर दिया जा सकता है। तो सही उत्तर क्या होगा? सर स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकंड दोनों को कंबाइन करके उत्तर दिया जा सकता है। तो चलिए सर, कहां पे है इसका ऑप्शन देखते हैं। ये एलोन है, ये भी एलोन है, ये टुगेदर है। लिख रहा है स्टेटमेंट 1 और 2 टुगेदर आर सफिशिएंट टू द आंसर बट नाइदर स्टेट। हाँ ठीक है, ये वाला ऑप्शन नंबर सी क्या है अपना? सही है कि दोनों कथन S1 और S2 एक साथ प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है।
किंतु S1 और ना ही S2 प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। मतलब 1 और 2 से अकेले अकेले उत्तर नहीं दिया जा सकता, दोनों को मिला दे तो उत्तर दिया जा सकता है। सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़े आगे अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो ये आसान सा क्वेश्चन है। क्या कह रहा? अनुक्रम 14, 18, 20, 24, 30 और 32 इस श्रेणी में एक सीरीज दिया गया है। 14 के बाद 18, 18 के बाद 20, 20 के बाद 24, 24 के बाद 30, 30 के बाद 32। अब क्या कह रहा है? प्रत्येक संख्या में एक सरल गणितीय संक्रिया द्वारा अभाज्य संख्याओं का एक अनुक्रम दिया जाता है। मतलब ये अभाज्य संख्या का एक अनुक्रम है, अभाज्य संख्या के रूप में ये आगे बढ़ रहा होगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम की अगली संख्या होगी? इनमें से अगली संख्या क्या होगी? तो अभाज्य संख्या के बारे में बोला तो अभाज्य संख्या के हिसाब से सोचेंगे। सर मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 13 + 1। जी सर। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं 17 + 1, क्योंकि अभाज्य संख्या 13 है, 13 में 1 जोड़ा तो 14 आ गया, 17 में 1 जोड़ा तो क्या आ गया? ये। सर इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं 19 + 1, 19 अभाज्य संख्या है। सर इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं 23 + 1। जी सर। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं 29 + 1। जी सर। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं 31 + 1। तो मैं क्या देख रहा हूं कि अभाज्य संख्या में 1 जोड़ा जा रहा है। तो 31 के बाद अभाज्य संख्या क्या होगा भाई? 31 के बाद अभाज्य संख्या क्या होगा? तो आप कहोगे 37, और उसमें 1 जोड़कर आंसर आएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा? 38, जो कि क्या है? ऑप्शन नंबर सी में। क्लियर है भाई? आसान था, ज्यादा हार्ड नहीं था। चलिए भाई अगले को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अब यहां पे काउंटिंग करना है। क्या लिखा है? एक पुस्तिका जिसमें पन्ने सामान्य रूप से हैं, पहले पन्ने की संख्या 1 से प्रारंभ करते हुए अंकित है। इस पुस्तिका से एक पन्ना फाड़ लिया गया, बचे हुए पन्ने के अंकित पृष्ठ संख्याओं का योगफल कितना है? 95 है। तो फटे हुए पन्ने पर निम्नलिखित में से कौन सा संख्या लिखा होगा, ये आपको बताना है। देखो सिंपल सी बात है, आपको कुछ नहीं समझना, आपको सिंपल सा इतना समझना है कि जैसे मान लो मैंने आपको समझाया कि ये आपका बुक है, इस बुक पे आपके नंबरिंग करी हुई है, 1, इसके पीछे जस्ट 2, फिर 3, फिर 4, इस तरीके से नंबरिंग की हुई है। ठीक है, मैंने क्या किया, इस बुक से 20 से कोई एक पेज फाड़ लिया। ठीक है, पेज फाड़ने के बाद जब मैं इन पे लिखे नंबर को आपस में जोड़ता हूं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इनको जोड़ता हूं तो कितना मिलता है? 195 मिलता है। तो मुझे बताना है कि जो पेज मैंने फाड़ा है उसके आगे पीछे क्या लिखा था? 3, 4 लिखा था, 4, 5 लिखा था, 5, 6 लिखा था, या 6, 7 लिखा था, ये बताना है। तो देखो करने का तरीका क्या होगा, हम इतना तो जानते हैं कि सर बुक पे नंबरिंग कहां से शुरू होता है? 1 से, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, ऐसे। सर 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, और इसी तरीके से हम जोड़ लेंगे। इसी तरीके से जोड़ते जोड़ते पहुंचा तो टोटल योग कितना आया? सर 195 आया। तो हमें सोचना होगा कि सर 195 योग लाने के लिए n का मान क्या लेना होगा। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग निकाले, तो आप क्या कहोगे? सर n गुना n + 1 और बटा क्या? 2। ये प्रथम n प्राकृत संख्याओं के योग निकालने का क्या है? तरीका है। और प्राकृत संख्या का मतलब शुरुआत कहां से होनी चाहिए? 1 से। 1 के बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, और मान लो 20 तक ले लिया। कहां तक ले लिया? 20 तक। तो सर योग करने का तरीका क्या? n का मान 20, 20 गुना 20 + 1 और बटा 2। तो मुझे पता चल जाएगा 1 से 20 तक को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ये पता चल जाएगा। तो यहां पे हम सोचेंगे कि सर मुझे टोटल योग 195 लाना है। कितना लाना है? सर 195 लाना है। तो 195 लाने के लिए n का मान क्या लिया जाए कि सर 195 के करीब में पहुंचा जाए। तो मैं अगर ऐसे सोच लूं कि n का मान अगर मैं 20 ले लूं, सुनना मेरी बात को, तो मैंने कहा 20, 20 गुना 1 21 और बटा 2, 2 से इसको काटा 10 बार, तो सर टोटल पेज का योग कितना हो गया? 210। मतलब 1 से लेकर 20 तक उस बुक के अंदर टोटल 20 पेज है। उस बुक के अंदर टोटल कितने पेज है? 20, आगे पीछे मिलाकर। जैसे 20 पेज का मतलब जैसे पहला पेज है तो आगे 1, फिर 2, फिर दूसरे पे 3, 4, फिर तीसरे पे 4, 5, ऐसे करके। ठीक है, तो टोटल कितना है? n का मान मैंने 20 लिया, तो पेजों का योग कितना आया? 210 आया। जबकि हमें पेजों का योग कितना लाना था? 195। तो सर कितने का गैप चल रहा है? 15 का गैप चल रहा है। कितने का गैप चल रहा है? 15 का गैप। तो सर 15 का गैप चलने का मतलब ऐसी कौन सी दो संख्या दिन को जोड़कर 15 आ रहा है? क्योंकि जो मैं पेज फाड़ा हूंगा उसके पीछे या तो 3 4 होगा, या तो 5 6 होगा, या तो 6 7 होगा, या तो 7 8 होगा, ऐसे ही तो होगा। तो हमें सोचना है ऐसी कौन सी दो संख्या जिनका योग 15 आ जाएगा।
लगातार ऐसी कौन सी दो संख्या जिनका योग 15 आ जाएगा, तो आप यहां से चेक कर लो। सर 6 5 11 नहीं, 10 और 9 19 नहीं, 11 और 12 25 नहीं, 8 7 15। मतलब जो पेज फाड़ा गया है उस पे 7 और 8 लिखा था और यही अपने क्वेश्चन का क्या है सही उत्तर। अब सोचोगे सर आपने डायरेक्ट 20 क्यों ले लिया? भैया तुम 19 रख के चेक कर लो, तुम 20 रख के 21 रख के चेक कर लो, तुमको इसके आसपास पहुंचना है। ठीक है भाई, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 19। माना कि ये 4 अंकों की संख्या है A 3 B C और D E 2 F 4 अंकों की क्या है संख्या है। सर 4 अंकों की संख्या क्या है? A 3 B C और दूसरी 4 अंकों की संख्या क्या है? D E 2 और F। फिर क्या कह रहा है? जहां प्रत्येक वर्ण 3 से बड़ा है, 3 से बड़ा होने का मतलब ये जो A B C D E F का मान है ना, ये 3 से बड़ा ही लेना है। सुनना मेरी बात को, कि A का मान हो या B का मान हो या C का मान हो या D का मान हो या E का मान हो या F का मान हो, ये सब 3 से क्या होना चाहिए? बड़ा। 3 से बड़ा होने का मतलब क्या क्या लिया जा सकता है? 4 5 6 7 8 9, यही तो लिया जा सकता है, क्योंकि अंक है ना, अंक तो 10 ही होते हैं, 0 से कहां तक? 9 तक। सर तो 3 से बड़ा लेना है तो क्या क्या लेंगे? 4 5 6 7 8 9, मतलब A B C D E F का मान, इन 6 का मान इनमें से ही कोई होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या क्या कहा? यदि संख्याओं का योग, मतलब इनको जोड़ लिया गया, इनको जोड़ने पर कितना मिला? 15 902। तो A और D के मानों के बीच अंतर क्या है? ए और डी के मान के बीच का अंतर क्या है? इनके बीच कितने का अंतर है ये आपको बताना है। अब देखो एक एक करके सोचेंगे। कैसे सोचेंगे? कि सर सी और एफ है, सी और एफ का मान क्या लिया जाए कि जोड़ के इकाई पे 2 आ जाए? तो लेना तो इनमें से ही है, तो सोच के देखो। सर मैं अगर 4 और 8 ले लूं तो 8 और 4 12 हो जाएगा, तो इकाई पे 2 आ जाएगा। या सर मैं 5 और 7 ले लूं, बोलो हाँ या ना, 7 और 5 12 हो जाएगा, तो इकाई पे 2 आएगा। इसका मतलब क्या है? सी और एफ का मान या तो 4 8 होगा या 5 और 7 होगा, क्योंकि इनमें से ही सोचना है। और किसी को 2 को जोड़कर और किसी 2 अंकों को जोड़कर क्या इकाई पे 2 आ सकता है? नहीं, या तो 4 5 को या 5 7 को। तो इनमें से कोई भी हो सकता है, अभी क्लियर नहीं है। हो सकता है ये 4 8 हो सकता है ये 5 और 7 हो, लेकिन होगा इनमें से ही कोई। क्या ये वाली बात क्लियर है? बोलोगे जी सर क्लियर है। तो चलिए सर मैं इनमें से ही 2 मान लेता हूं, कोई ना कोई रहा होगा। सर कोई भी रहा होगा, अगर ये 5 7 भी रहा होगा तो 12 आया होगा, 12 का 2 और हासिल 1 बचा होगा। अगर ये 4 और 8 भी रहा होगा तब भी 12 आया होगा और हासिल 1 बचा हो। मतलब यहां पे मैं इन दोनों में से कोई भी वैल्यू ले लूं, कैरी तो 1 बचा होगा, तो हासिल 1 इधर जाता है क्या? बोलोगे जी सर। अब इन सबको जोड़ने पर क्या बनाना है? 10, क्योंकि 10 बनाऊंगा तभी 0 आएगा। तो मैंने कहा ये 1 है और ये 2 है, तो 2 और 1 कितना होता है? 3। तो अगर मैं b का मान 7 ले लूं, गौर से सुनना, बहुत प्यार से समझा रहा हूं, समझना अच्छे से। अगर मैं b का मान क्या ले लूं? 7 ले लूं, तो क्या इन तीनों को जोड़कर 10 मिल जाएगा? बोलोगे जी सर। 7 1 8, 8 2 10, 10 का 0। अब भी हासिल कितना बचा? 1 बचा, तो 1 यहां चला गया। अब इन सबको जोड़ने पर मुझे 9 लाना है। तो सर ये 3 है और ये 1 है 4, तो ई का मान मैं कितना ले लूं? तो सर ई का मान मैं 5 ले लूं। जैसे ही 5 लूंगा तो 5 3 8 और 1 9 बन जाएगा। जी सर, क्लियर कहानी यहां तक। अब मुझे बताओ तुमने क्या क्या अंक यूज कर लिए? तुमने 5 यूज कर लिया, तुमने 7 यूज कर लिया, तो सर ये 5 और 7 यहां तो नहीं रहा होगा, फिक्स है यहां पे। ये 4 और क्या रहा होगा? 8 रहा होगा, या 8 और 4 रहा होगा, ये भी अब फिक्स हो गया। तो सर मैंने 4 और 8 भी यूज कर लिया, बोलो हाँ या ना। अब बचा क्या? 6 और 9। कह रहा है कि इन दोनों को जोड़ने पर क्या आना चाहिए? 15। तो मैं ऐसा कह सकता हूं, इसका मान 6 लीजिए, इसका मान 9 लीजिए, 9 6 15। अब मुझे एक एक डिजिट का पता चल गया कि सर सी का मान 4 है, एफ का मान 8 है, बी का मान 7 है, ई का मान 5 है, ए का मान ये है और डी का मान ये। हमसे कहा ए और डी के बीच का अंतर। अंतर हमेशा पॉजिटिव होता है, अंतर हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव। तो ए और डी के बीच में कितने का अंतर चल रहा है? सर 3 का अंतर। 9 और 6 के बीच कितने का अंतर चल रहा है? 3 का। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का बिल्कुल ही क्या है? करेक्ट उत्तर। इस प्रकार से आपको क्या करना था? सोचना था। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 स्टेटमेंट वाले हैं, ये इंग्लिश में, ये हिंदी में। क्या कह रहा है? 2 कथन है S1 और S2 नीचे दिए गए हैं और इसके उपरांत प्रश्न दिए गए हैं। तो पहले प्रश्न पढ़ लीजिए। प्रश्न क्या है? तो देखिए ये है प्रश्न। क्या इस पुस्तक पे
इस पुस्तक में 100 से अधिक रेखा चित्र है, एक डायग्राम बनाया गया है। तो आपसे पूछ रहा है कि एक पुस्तक है, क्या उसमें 100 से अधिक डायग्राम बना हुआ है? ठीक है, अब उसके लिए पहला कह रहा है 51 पृष्ठों की एक पुस्तक में किसी भी पृष्ठ पर 2 से अधिक रेखा चित्र नहीं है। 2 से अधिक नहीं होने का मतलब कि सर कम से कम 1 होगा, नहीं तो क्या होगा, 2 होगा। कह रहा है कि 2 से अधिक नहीं है तो ज्यादा से ज्यादा 2 होगा, नहीं तो उससे कम 1 होगा, या ऐसा भी हो सकता है नहीं भी हो। क्या ये बात क्लियर है? बोलोगे जी सर। तो मुझे एक बात बताओ, उस बुक में कितने पेज है? 51 पेज है। अब जरा एक एक करके सोचो कि सर 51 पेज है और अगर मान लो एक डायग्राम भी एक पेज पे हो तो टोटल कितने डायग्राम होंगे? 51। अगर ऐसा मान लो 51 पेज है और हर एक पेज पे 2 डायग्राम भी होंगे तो कितने डायग्राम हो जाएंगे? 102। और जरूरी थोड़ी है कि हर पे 2 हो या हर पे 1 हो, ऐसा भी हो सकता है किसी पे 1 हो, किसी पे 2 हो, किसी पे ना भी हो। तो मुझसे ये कह रहा है कि सर पहले स्टेटमेंट से हम ये कह सकते हैं कि 100 से अधिक रेखा चित्र होंगी? नहीं, हम ऐसा गारंटी के साथ नहीं कह सकते कि सर 100 से अधिक होंगी। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हो सकता है अगर मिनिमम मैं लूं तो 51 हो गया, मैक्सिमम में लूं तो 102 हो गया। तो कंफर्म कहना यह संभव है क्या 100 से अधिक डायग्राम बना होगा? नहीं। तो सर पहला वाला क्या है? गलत है। क्या बात को समझ गए? जी सर। अगले को देखिए, दूसरा कह रहा प्रत्येक पृष्ठ पर कम से कम 1 रेखा चित्र हो। कम से कम 1 का मतलब क्या है? कम से कम 1 का मतलब 1 चलेगा, इससे अधिक 2 भी चलेगा, हो सकता है 3 भी ले ले, हो सकता है 4 भी ले ले, हो सकता है 5 भी ले ले। कम से कम 1 डायग्राम होने का मतलब क्या है? 1 भी हो सकता है, उस पर 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। अच्छा, पेज कितने हैं? 51। तो मुझे एक बात बताओ, अगर 51 पेज है, एक एक डायग्राम भी ले लूं तो टोटल कितने डायग्राम? 51। अगर मैं 2-2 डायग्राम भी ले लूं तो टोटल कितने डायग्राम? 102। अगर मैं 3-3 डायग्राम भी ले लूं तो टोटल कितना सर? 153। तो अभी भी गारंटी है क्या 100 से अधिक ही होगा? सर 100 से कम भी हो सकता, और ऐसा भी तो हो सकता है किसी पे 1 हो, किसी पे 2 हो, किसी पे 3 हो, फिर किसी पे 1 हो, ऐसा भी तो कॉम्बिनेशन बन सकता है। तो यहां पे भी आप गारंटी से नहीं कह सकते कि इस पुस्तक में 100 से अधिक डायग्राम है। 100 से कम भी हो सकता है, 100 से बहुत ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो चूंकि ये 100 से कम भी हो सकता है तो यहां पे भी आपने गारंटी नहीं लिया कि सर 100 से अधिक ही होगा या होगा ही होगा। क्लियर है? तो ये दोनों स्टेटमेंट फॉलो नहीं कर रहा है। इनको कंबाइंड भी कर दें, इनको कंबाइंड भी कर दें तो भी नहीं हो पाएगा। जैसे कंबाइन कर दें तो पहला क्या कहा? 2 से अधिक नहीं होना चाहिए, लिखा है ना, 2 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो मैक्सिमम कितना होना चाहिए? 2। और कम से कम 1 का मतलब मिनिमम कितना होना चाहिए? 1। तो अगर मैं कम से कम 1 ले लूंगा तब भी 51 डायग्राम बनेगा, और अधिक से अधिक 2 ले लूंगा तो 102 डायग्राम बनेगा। तो अभी भी गारंटी है कि 100 से अधिक ही होगा? नहीं होगा ना। तो सर स्टेटमेंट फर्स्ट से भी जवाब नहीं दिया जा सकता, स्टेटमेंट 2 से भी जवाब नहीं दिया जा सकता, दोनों को मिलाकर भी जवाब नहीं दिया जा सकता। तो सही उत्तर क्या होगा सर? स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, ये तो गलत हो गया। स्टेटमेंट एक अकेला स्टेटमेंट एक पर्याप्त है उत्तर देने के लिए, ये भी गलत हो गया। स्टेटमेंट 2 अकेला पर्याप्त है उत्तर देने के लिए, ये भी गलत हो गया। तो सी सही हो जाएगा। S1 और S2 एक साथ प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है, अकेला भी नहीं दे सकता दोनों, और दोनों मिलाकर भी जवाब नहीं दिया जा सकता। क्लियर है भाई? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11। अब ये तो एवरेज का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि एवरेज मार्क्स इंग्लिश में लड़कियों का 9 है और लड़कों का 8 है, और टोटल कितना है? 8.8 है। हिंदी में लड़कियों का 8 है, लड़कों का 7 है, तो टोटल कितना होगा ये बताना है। देखो इसको मिक्सर से कर लो। देखो ये लड़का है और ये लड़की है। लड़कियों को नंबर कितना आता है? एवरेज 9, और लड़कों को नंबर कितना आता है? एवरेज 8, और दोनों को मिला दिया जाए तो एवरेज कितना मिलता है? 8.8। यही तो कह रहा है। इस वाले लाइन को पढ़ो, सिर्फ इंग्लिश की बात कर रहे हैं। इंग्लिश में लड़कियों को 9 नंबर मिलता है, लड़कों को एवरेज 8 नंबर मिलता है, और लड़का लड़की मिलाकर कितना मिलता है? 8.8। तो यहां से मुझे लड़के और लड़की की संख्या पता चल जाएंगी, सॉल्व कर लेंगे। 9 में से 8.8 घटाएंगे 0.2, और 8.8 में से इसको घटाएंगे 0.8। इनको सरल करोगे तो सर यह कितना? ये 4 और ये 1। तो इसका मतलब मुझे पता चल गया कि लड़कियों की संख्या का रेशियो कितना है? 4, और लड़कों की संख्या का रेशियो कितना है? 1। अब हिंदी वाले का निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? सर लड़का है, लड़की है, लड़के का एवरेज कितना है? 8, सॉरी लड़की का एवरेज कितना है? 8, और लड़कों का कितना है? 7, और इनका कंबाइंड हमें निकालना है। लेकिन इनका रेशियो मुझे पता है, लड़का 4 के रेशियो में, लड़की 1 के रेशियो में। इस x का मान निकालना है, क्योंकि यहां हमने निकाल लिया ना लड़के लड़की की संख्या का अनुपात कितना है? 4 और 1 है।
अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, देखो सिंपल सा तरीका है, इसको इससे गुना करें, इसको इससे गुना करें, करिए सर। 8 चौका कितना 32, प्लस इसको इससे गुना करें, 7 एकम कितना 7, और इनमें भाग लगा दें इनके योग से, इनके योग से भाग लगा दें, इनका योग कितना 5, कर लो भैया। ये 39 बटा कितना 5, 5 से काटोगे 5 सतु 35, 40 बचेगा 7.8। तो सर एवरेज क्या होगा इनका 7.8, जो कि कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर ए अपने क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर है। क्लियर है भाई, चलिए अगले को देखिए। अब यहां पे क्या कह रहा है, 1 गुना 5 गुना 10 गुना 15 गुना 20 गुना 25 ऐसे करके दिया है, और बताना है अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी, नंबर ऑफ जीरो काउंट करने हैं कि इन सबको गुना करे तो राइट साइड से जीरो की संख्या क्या होगी, ये काउंट करके बताएं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, लेकिन बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट पे है। आप मुझे तो बस एक बात बताओ, अगर मुझे किसी संख्या के लास्ट में एक जीरो चाहिए तो 10 का गुना करना पड़ेगा, ये संख्या कोई भी हो। अगर मुझे एक जीरो चाहिए तो 10 का गुना करना पड़ेगा ना, कम से कम एक जीरो के लिए 10 का गुना करना अनिवार्य है। अब 10 आता कैसे है भाई, 10 आता कैसे है सर, 5 में 2 का गुना करके, 5 में 2 का गुना करके। तो करना क्या है हमें इस पूरे क्वेश्चन के अंदर यहां से यहां तक यह देखना है कि 5 और 2 के कितने जोड़े बन रहे हैं। 5 और 2 के जितने जोड़े बनेंगे उतने ही जीरो आएंगे, बात खत्म। जैसे मैं आपसे कह दूं कि 5 3 बार है और 2 2 बार है, तो 5 और 2 के कितने जोड़े बने सर, 2 जोड़े बने, क्योंकि 5 3 बार है 2 2 बार है, तो जोड़े का मतलब 5 और 2 दोनों एक साथ कितनी बार आएगा, तो सर 2 बार आएगा। मैंने कह दिया 5 4 बार आ रहा है और 2 8 बार आ रहा है, तो 5 और 2 के कितने जोड़े बने, तो 4। आपको बस ये देखना है कि दोनों में पावर किसका कम है, 4। जैसे यहां पावर 8 है, यहां 4 है, तो जो कम पावर है उतनी बार ही क्या बनेंगे, इनके जोड़े बनेंगे। किनके जोड़े बनेंगे, 5 और 2 के। तो बस यही चीज करना है कि इस पूरे क्वेश्चन में हम चेक करेंगे कि 5 और 2 के कितने जोड़े हैं, जितने जोड़े होंगे उतने जीरो की संख्या। क्लियर है भाई, चलिए अब देखते हैं एक एक करके। सर इसमें 5 मिलेगा क्या, नहीं, इसमें 5 मिलेगा, 5 में 5 मिलेगा, कितनी बार, एक बार। सर 10 की बात करें, 10 में 5 एक बार मिलेगा और 2 एक बार मिलेगा। सर 15 की बात करें तो 15 में 5 एक बार और 3 से तो कोई मतलब है नहीं, 5 एक बार मिला। 20 की बात करें तो इसमें 5 गुना 4 और 2 कितनी बार मिल जाएगा, 2 बार, क्योंकि 5 और 2 में ही तोड़ने का प्रयास रहेगा, क्योंकि 5 और 2 के ही जोड़े काउंट करने हैं। ठीक है, 25 की बात करें तो 25 को 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 30 की बात करें तो 30 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुना 3 गुना 2, तो यहां 5 एक बार 2 एक बार। 35 की बात करें तो इसको क्या लिखा जा सकता है, 5 गुना 7। आगे देखो सर 40 को क्या लिख सकते हैं, 5 8 40, और 8 को लिख सकते हैं 2 का घात 3। सर 45 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुना 9, और 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर। फिर 50 है, 50 को क्या लिख सकते हैं, 25 गुना 2, तो 25 को मतलब 5 का स्क्वायर और गुना कितना 2। अगला क्या है सर 55 है, तो 55 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुना 11। और अगला क्या है 60, तो 60 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुना 2 का स्क्वायर और गुना कितना 3। 12 पंचे 60 होता है ना, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 ते 12, 12 पंचे 60, सबको तोड़ लिया। अब तोड़ने के बाद सिर्फ 5 और 2 काउंट करने हैं, तो 5 कितनी बार है, एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 4 और 2 कितना 6, 6 1 7, 7 और 1 8, 9 10 11 12 13 और 14, तो 5 कितनी बार है साहब, 14 बार है, लिख लो यहां पे। फिर 2 काउंट करो, 2 कितनी बार है, एक बार, 1 और 2 कितना 3, 3 और 1 कितना 4, 4 और 3 कितना 7, 7 और 1 कितना 8, 8 और 2 कितना 10, 2 कितनी बार है, 10 बार। आपने इस पूरे कैलकुलेशन में क्या दिखा कि सर 5 और 2 खोजना था, 5 14 बार है, 2 10 बार है, तो कितने जोड़े बनेंगे भैया, 10 जोड़े बनेंगे। और अगर 10 जोड़े बनेंगे 5 और 2 के, तो नंबर्स ऑफ जीरोस भी कितने होंगे, 10। सही उत्तर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए 10। बस इतना सा काम आपको करना था, ठीक है, पूरा गुना करके टाइम खराब नहीं करना था। अगले को देखो, यह भी बेहतरीन है। क्या कह रहा है, माना कि एक्स वाई जेड 3 अंकों की संख्या है, जहां एक्स प्लस वाई प्लस जेड 3 का गुणांक नहीं है, मतलब एक्स प्लस वाई प्लस जेड 3 का गुणज नहीं है, 3 से कटेगा नहीं। आगे क्या कह रहा है, तब एक्स वाई जेड प्लस वाई जेड एक्स प्लस जेड एक्स वाई विभाज्य किससे नहीं होगा, इनमें से ये बताना है। सबसे पहले तो एक बात बताओ, अगर मैंने यहां पे 215 लिखा, ये एक संख्या है, तो इसका मतलब सर ये इकाई है, ये दहाई है, ये सैकड़ा है।
इकाई का मतलब 1 का गुना हुआ होगा इसमें, दहाई का मतलब 10 का गुना हुआ होगा और सैकड़े का मतलब सर 100 का गुना हुआ होगा। तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं कि इकाई पे 5 है तो 5 में 1 का गुना होगा, दहाई पे 1 है तो 1 में 10 का गुना हुआ होगा, सैकड़े पे 2 है तो 2 में 100 का गुना हुआ होगा। ऐसे ही तो लिखते हैं हम संख्या को, जब अगर तोड़ते हैं विस्तृत रूप में तो बोलोगे जी सर। तो बस यही वाला काम करना है सर। ये जो संख्या है ना, क्या ये वाला सर एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, इसको मैं क्या लिख सकता हूं सर? सैकड़े पे x है तो इसको मैं 100x लिख सकता हूं, दहाई पे y है तो इसको मैं 10y लिख सकता हूं, और इकाई पे z है तो इसको z लिख सकता हूं। इसको लिखा मैंने। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? y z x को। सर y कौन से स्थान पे है? सैकड़े पे, तो 100y। ये दहाई पे है तो क्या लिखोगे? 10z, और ये इकाई पे है तो क्या लिखोगे? x। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? z x y को। सर सैकड़े पे 100 है तो 100z लिख दूं, सर दहाई पे x है तो 10x लिख दूं, और इकाई पे क्या है? सर y है। इन सबको अगर मैं जोड़ लूं तो चलिए सर जोड़ते हैं। सर 100x, x और 10x, 100, 10 और x कितना हो गया? 111x। वैसे ही y वाले को जोड़ो, 10, 100 और y 111y, और वैसे ही z वाले को जोड़ोगे तो 111z। मतलब क्या हुआ सर? x प्लस वाई प्लस जेड, सॉरी एक्स वाई जेड प्लस वाई जेड एक्स प्लस जेड एक्स वाई, इनका योग करेंगे तो कितना आएगा? 111x प्लस 111y प्लस 111z। सर सब में 111 कॉमन है, अच्छी बात है। तो बचेगा क्या ब्रैकेट में? x प्लस वाई प्लस जेड। सर इसको थोड़ा और सॉल्व कर लो। 111 क्या होता है? 37 गुना 3, और बगल में क्या है सर? x प्लस वाई प्लस जेड। ये सब है, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा? हमसे तो यही पूछा ये वाला जो नंबर है ना, ये किससे नहीं कटेगा? तो सर इसके गुणनखंड में जो आ गया उससे तो कटेगा। कटेगा मतलब यही वाला नंबर को तो मैंने तोड़ के इस रूप में लिखा है। बोलोगे जी सर। तो ये नंबर किससे कट जाएगा? 37 से कट जाएगा। तो सर 37 से कट जाएगा तो 37 ऑप्शन में नहीं होगा, क्योंकि हमसे पूछ रहा है किससे नहीं कटे। तो सर 37 नहीं होगा। सर ये 3 से कट जाएगा। जी सर ये 3 से कट जाएगा। तो क्या 3 ऑप्शन होगा? नहीं होगा। सर ये एक्स वाई जेड से कट जाएगा। जी सर एक्स वाई जेड से कट जाएगा। तो एक्स वाई जेड ऑप्शन होगा? नहीं। तो इकलौता क्या बचा? 9। कि ये जो नंबर है ना, इसके लिए ये जो नंबर है इसके लिए ये लिखा, ये 9 से नहीं कटेगा, बाकी 3 से कट जाएगा, 37 से कट जाएगा और एक्स वाई जेड से कट जाएगा। तो आपसे यही पूछा कि ये किससे नहीं कटेगा? तो सर ये इसमें 9 से नहीं कटेगा, बाकी सबसे कट जाएगा। क्लियर है भाई? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 14। माना कि पी क्यू आर एस इस प्रकार की नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है, जिसमें p माइनस 216 बराबर q प्लस 2016 बराबर q प्लस 2017 बराबर r माइनस 2018 बराबर s प्लस 2019 है। तो आपको बताना इनमें से बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन है, नेचुरल नंबर कौन है, किसमें? पी क्यू आर एस में। देखो थोड़ा समझने वाली बात है, अगर लॉजिक क्लियर हो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, नहीं तो फिर पूरा कैलकुलेशन करके करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों ही तरीके से समझ लेते हैं क्वेश्चन को। अब जरा खुद सोच के देखो, पहले तो खुद सोच के देखो, इन्हीं दोनों में सोच के देखो, बाकी कैलकुलेशन भी करना होगा तो कर ले। इन दोनों में सोच के देखो, किसी संख्या में 2016 घटाने पर जो मान आएगा वो, और किसी संख्या में 2017 जोड़ने पर जो मान आएगा वो बराबर है। यही तो कह रहा है कि P कोई एक संख्या होगा जिसमें 2016 घटाएं तो कोई ना कोई मान आएगा, और Q कोई संख्या है जिसमें 2017 जोड़े तो कोई ना कोई मान आएगा, और ये दोनों आपस में क्या होगा? बराबर। तो देख के पता चल रहा है कि P का मान बहुत बड़ा लेना पड़ेगा, तब उसमें से 2016 घटाएंगे तो कोई ना कोई मान आएगा, और Q का मान छोटा लेना होगा, उसमें 2017 जोड़ेंगे तब ये दोनों मान बराबर होगा। तो देख के पता चल गया यहां P का मान ज्यादा होगा और Q का मान कम होगा। सेम चीज यहां पे भी देख के पता चल जाएगा कि सर R का मान ज्यादा होगा और S का मान कम होगा। तो ये दोनों तो कम वाला हो गया, जबकि हमें बड़ा निकालना है। तो उसके बाद सिंपल हम देख लेते हैं कि एक बड़ा वैल्यू P माइनस 2016 है और एक बड़ा वैल्यू R माइनस 2018 है। इनको सॉल्व कर लो तो सर P माइनस आर क्या होगा? माइनस 2018, ये इधर जाएगा तो प्लस का 2016, क्योंकि ये दोनों तो छोटा वैल्यू होगा, तो इससे और इससे वैसे ही मतलब नहीं, इन दोनों में बड़ा कौन है, तो इन्हीं को बराबर करके चेक कर रहे हैं।
तो सर P माइनस आर क्या आएगा, -2 आएगा। तो सर R माइनस P क्या आएगा, 2 आएगा। इसका मतलब क्या है कि R बड़ा है P से, तभी तो पॉजिटिव में 2 दे रहा है। तो हमने कह दिया कि सर सबसे बड़ा सबसे बड़ा नेचुरल नंबर क्या है, R है। एक तो तरीका ये था। दूसरा ये था कि आप कुछ भी मान लो, जैसे इनमें से किसी का भी मान मान लो। मैंने जैसे इसका मान 1 मान लिया, तो इनको जोड़ने पर 2018 आया। 2018 आया ना, क्योंकि अगर मैंने Q का मान अपने मन से 1 मान लिया, आप कुछ भी मान लो, मैंने इसका मान अपने मन से 1 मान लिया, आप कुछ भी मान सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो सर ये 2018 आ गया। सर ये 2018 है तो ये भी 2018 होना चाहिए, ये भी 2018 होना चाहिए, ये भी 2018 होना चाहिए। तो सर इसको 2018 बनाने के लिए इसका मान -1 लेना पड़ेगा, तभी तो 2019 में से -1 करोगे तो 2018 आएगा, क्योंकि ये 2018 है। सर इसको 2018 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, 4034 में से घटाना पड़ेगा 2016 को, तभी तो 2018 आएगा। अच्छा, इसको 2018 R माइनस 2018 है और इसको 2018 बनाना पड़ेगा, तो क्या करना पड़ेगा, तो आप यही तो कहोगे सर 4038 लेना पड़ेगा, 36 लेना पड़ेगा। 4036 में से 2018 घटाएंगे तो ये 2018 बन जाएगा। बोलोगे जी सर, तो आप खुद देख लो, P का मान कितना है 4034, Q का मान कितना है 1, R का मान कितना है 4036 और S का मान कितना है -1। सब में बड़ा कौन है, R, तो R पे टिक लगा दो। कैसे भी कर लो, तुम्हारी इच्छा। दोनों तरीका बता दिया और बेहतरीन तरीका बता दिया। चलिए भाई अगले को देखो, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा 5 अंकों की कितनी अभाज्य संख्या। सर अभाज्य संख्या के बारे में कह रहा है, अंक 1 2 3 4 5 से बनाना। ये 5 अंक दिए हैं, ये 5 अंक दिए गए हैं, इन 5 अंकों से संख्या बनानी, और जो संख्या बनेगी वो अभाज्य होनी चाहिए, ये ध्यान रखना है। कह रहा है बिना अंकों की पुनरावृत्ति, अंकों का रिपीटिशन नहीं करना है, एक बार 2 ले लिया तो दोबारा 2 नहीं ले सकते। तो कितनी संख्या अभाज्य संख्या बनाई जा सकती है ये बताना है। अब मुझे एक बात बताओ, 5 अंक है तो 5 अंकों की संख्या बनेगी। अच्छा, 5 अंकों की संख्या बनेगी और क्वेश्चन में कह दिया अंक रिपीट नहीं होंगे, मतलब इन पांचों के जगह पे यही आपस में अदल बदल रहे होंगे। कभी ये हो जाएगा 5 3 4 2 1, कभी हो जाएगा 4 3 5 2 1, ऐसे ही तो अदल बदल रहे होंगे। इसी तरीके से तो नंबर बनेंगे। बोलो हाँ या ना। चाहे नंबर कैसे भी बना लूं मैं, 5 अंकों का होंगे तो यही 5 अंक। बोलोगे जी सर होंगे यही 5 अंक, लेकिन मुझे यह ध्यान रखना है कि नंबर कैसे होने चाहिए, प्राइम। और प्राइम का परिभाषा क्या होता है कि वो नंबर अपने आप से कटे या 1 से कटे। कोई भी संख्या अभाज्य संख्या कब कहलाएंगी, जब वह नंबर खुद से कटेगा और 1 से कटेगा। इसके अलावा किसी और नंबर से कट रहा है तो वो कभी भी प्राइम नंबर नहीं होगा। तो मुझे एक बात बताओ, इनके अंकों को अगर मैं जोड़ता हूं, इनके अंकों को मैं जोड़ता हूं तो सर 5 4 9 3 12 2 14 और 1 15, 15 आता है, और 15 3 से कट जाता है। बोलो हाँ या ना। तो आप जानते हो किसी भी संख्या के अंकों का योग अगर 3 से कट जाए तो वो संख्या भी 3 से कट जाती है, ये आप जानते हो। इसका मतलब मैं 5 अंकों की संख्या कोई भी लिख दूं, इन्हीं 5 अंकों का प्रयोग करूंगा और इनके अंकों को जोड़ूंगा तो ये 3 से कट जाएगा, मतलब वो संख्या 3 से कट जाएगी। और अगर संख्या 3 से कट गई तो वो कभी भी अभाज्य संख्या हो सकती है क्या, नहीं, क्योंकि अभाज्य संख्या तभी होंगी जब 1 से कटे और अपने आप से कटे। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि यहां एक भी अभाज्य संख्या नहीं बनेगी। तो आंसर क्या होगा, 0, कि इन 5 अंकों का प्रयोग करके 5 अंकों की एक भी अभाज्य संख्या हम नहीं बना सकते। क्लियर है भाई। चलिए अगले को देखिए, 16 को। क्या कह रहा है, x किसी कार्य का 20% भाग x दिनों में करता है, 8 दिनों में करता है। सर x को 8 दिन लगे, 8 दिन में कितना परसेंट कार्य किया, जितना परसेंट कार्य किया उसको नीचे लिखिए और 100 का गुना कर दीजिए। इससे क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि 100% काम, 100% काम का मतलब पूरा काम कितने दिन में हुआ। तो सर पूरा काम कितने दिन में हुआ, तो आपने कहा सर 8 पंचे 40 दिन में x पूरा काम करेगा। वैसे ही y के बारे में कह रहा है, y कितने दिन का समय लेता है, 6 दिन, और 6 दिन में कितना परसेंट कार्य करता है, 25%। तो सर पूरा कार्य का मतलब 100% कार्य, 25 से कितनी बार, 4 बार। तो आपने कहा y पूरा कार्य करने में 24 दिन लेगा। यहां तक कहानी क्लियर। आगे कह रहे यदि दोनों एक साथ काम करे तो उस कार्य का 40% कितने दिनों में करेंगे। तो सर ये तो टाइम हो गया। काम निकालने के लिए क्या करते हैं, इनका लय लेते हैं। किनका, इनका। सर इनका लय से क्या लिया जा सकता है, 120, मतलब टोटल काम 120 है। 120 काम को 40 दिन में कर रहा है तो इनकी क्षमता क्या आएगी, एक दिन में कितना काम करेगा, 3, और यह एक दिन में कितना काम करेगा, 5। 24 से यह 5 बार में कट जाएगा। हमसे कहा जो भी टोटल कार्य है उसका कितना परसेंट करना है, 40%।
किसको मिलकर? x और y को मिलकर। तो सर x और y को मिलकर 120 का 40% करना है। बोलो हाँ या ना। सर दोनों की क्षमता क्या है? सर दोनों की क्षमता 5 और 3 8 है। टोटल कार्य में क्षमता का भाग सॉल्व कर लो। सर ये 0 0 0 कटा, मतलब 48 काम किसकी कितने की क्षमता से? 8 की क्षमता से करना है। तो 8 से कितनी बार? 6 बार। 8 6 48, मतलब दोनों मिलकर उस कार्य का 40% भाग 6 दिन में समाप्त कर देंगे। पूरा कार्य करता तो 120 में 8 का भाग लगाते। कहा 40%, तो 120 का 40%, 48 काम करना है दोनों को मिलाकर, तो दोनों की क्षमता का भाग लगा दिया। 6 दिन में दोनों मिलाकर 48 काम कर देंगे। ठीक है, चलिए अगले को देखिए। अगला क्या कह रहा है? एक कार भी किलोमीटर की औसत चाल से स्थान x से y तक यात्रा करता है और y से x तक 2v की किलोमीटर की चाल से तय करता है। फिर x से y तक 3v किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है। फिर y से x तक 4v किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है। तो संपूर्ण यात्रा के दौरान कार की औसत चाल क्या होगी? देखो सर, चाल निकालते कैसे हैं? दूरी बटा समय से। मुझे अगर चाल निकालना है, औसत चाल, तो पहले यह पता करना पड़ेगा टोटल दूरी कितनी है, फिर यह पता करना पड़ेगा टोटल समय कितना है। दूरी में समय का भाग लगाएंगे तो चाल आ जाएगा। अब देखो गौर करो, x से y तक जाना है और आना है, तो x के y की दूरी कुछ ना कुछ होगी। मैं मान लेता हूं इनके बीच की दूरी a है। पहली बार मैं कितने की चाल से गया? v की चाल से यहां गया। फिर रिटर्न कितने की चाल से आया? 2v की चाल से आया। फिर यहां से यहां मैं कितने की चाल से गया? 3v की चाल से गया। फिर यहां से यहां मैं कितने की चाल से आया? 4v की चाल से आया। मैं चाहे 4 बार चलूं, चाहे 5 बार चलूं, चाहे 50 बार चलूं, दूरी तो इतनी ही तय होंगी। और टोटल दूरी यहां 4 बार तय हुई है। एक बार v की चाल से, एक बार 2v की चाल से, एक बार 3v की चाल से और एक बार इसकी चाल से। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि सर दूरी क्या होंगी, तो आप यही तो कहोगे 4a, क्योंकि टोटल दूरी a है और कितनी बार मैंने तय किया? 4 बार, तो 4a। अब मैं पूछूं समय क्या होगा? समय क्या होगा? तो समय कैसे निकालते हैं सर? दूरी में चाल का भाग लगाकर। चलिए बताइए, v की चाल से कितनी दूरी तय हुई? a की दूरी, तो समय इसका कितना हुआ? a बटा v। सर a की दूरी कितने की चाल से? तो 2v की चाल से, तो इसका समय कितना हुआ? 2v हुआ, a बटा 2v हुआ। 3v की चाल से a की दूरी, तो इसका समय कितना हुआ? a बटा 3v हुआ। और सर a की दूरी 4v की चाल से, तो इसका समय क्या हुआ? a बटा 4v हुआ। क्या कर रहे हैं? दूरी में चाल का भाग। सर इतनी दूरी को इस चाल से किया तो समय ये लगा, इतनी दूरी को इस चाल से किया, समय ये लगा, इतनी दूरी को इस चाल से किया, समय ये लगा, इतनी दूरी को इस चाल से किया, समय ये लगा। सबको सॉल्व कर लीजिए। सर ए सब में कॉमन है तो ए कॉमन आ जाएगा। ठीक है, अब इनको सॉल्व कर लेना है। सर इनको सॉल्व करेंगे तो इनका लैसे कितना आ जाएगा? 12। 12 लिख दीजिए। ठीक है सर, v से ये कितनी बार कटेगा? तो सॉरी 12 भी होगा, इनका v भी है ना साथ में, तो 2 3 4 1 और भी, इनका लैसे क्या होगा? 12 भी से काटेंगे यह कितनी बार कटेगा? 12 बार। 2v से काटेंगे यह कितनी बार कटेगा? 6 बार। 3v से काटेंगे यह कितनी बार कटेगा? 4 बार। और 4v से काटेंगे यह कितनी बार कटेगा? 3 बार। तो सर यहां पे मेरे पास क्या आएगा? 12 6 18 4 22 और 3 25, 25a बटा 12 भी टोटल समय लगा। कि टोटल इस दूरी को 4 बार तय करने में अलग अलग चाल से कितना समय लगा? 25a बटा 12 भी। और टोटल दूरी कितना है? 4a है। तो औसत चाल निकाल दीजिए। यहां पे निकाल रहा हूं औसत चाल। औसत चाल, टोटल दूरी कितना? 4a, समय कितना? 25a, और बटे में कितना है? 12 भी, तो 12 भी ऊपर गुना में चला जाएगा। कैलकुलेट कर लो, कलर चेंज कर देते हैं। सर ये a से a कट जाएगा, ऊपर कितना बचेगा? सर 12 चौका 48 और नीचे कितना? 25 भी। इसको कैलकुलेट कर लें तो 25 का भाग लगाएं, 25 से कम 25 कितना बचेगा? 23। फिर दशमलव लगाओगे तो 230, 25 नमा कितना? 225। फिर कितना बचेगा? 5, 25 दूना 50। मतलब औसत चाल कितना आया? 1.92 भी। हमसे क्या पूछा? इनकी औसत चाल क्या होंगी, और औसत चाल के लिए रेंज दिया है। क्या दिया है? इज लेस देन v किलोमीटर, मतलब जो v किलोमीटर है, v किलोमीटर का मतलब 1 v किलोमीटर से कम है? नहीं सर, ये तो 1.92 भी है, तो ये तो होगा नहीं। लाइज बिटवीन v एंड 2v, मतलब 1 v और 2v के बीच में है? जी सर,
1.92 1 और 2 के बीच में आता है, तो ये ऑप्शन सही है। बाकी ऑप्शन क्या है, गलत है। कि सर इसका जो औसत चाल होगा ये भी और 2भी के बीच में आएगा, क्योंकि भी और 2भी के बीच में 1.92 भी आता है। क्लियर है, ऐसे करना था। अगले को देखिए 18 को। अब ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, हालांकि नॉर्मल भी है, सोचने की बात है। निम्नलिखित कथन पे विचार कीजिए। पहला वाला कथन क्या कह रहा है, एक वर्ग और एक वृत्त के प्रतिच्छेदन की बिंदु की न्यूनतम संख्या 2 होंगी क्या। भैया एक वर्ग है और एक वृत्त है, सॉरी ये वृत्त है और एक वर्ग है। अब इस दूसरे को एक दूसरे में को प्रतिच्छेद करवाना है। प्रतिच्छेद कराने का मतलब एक दूसरे के ऊपर रखना होगा। अच्छा, प्रतिच्छेद कराना है तो हमसे कह रहा है कि अगर मैं इसको प्रतिच्छेद कराऊंगा तो कम से कम कम से कम 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा क्या, तो नहीं सर ऐसा नहीं है। जैसे सिंपल देख लो सर, ये वर्ग है, इसके अंदर में अगर सॉरी ये वृत्त है, इसके अंदर मैं वर्ग बना दूं तो क्या सर कहीं से भी टच कराने की जरूरत है क्या, नहीं। तो हम कह सकते हैं ना कि सर किसी भी बिंदु पर टच नहीं किया, यहां प्रतिच्छेदन 0 हो गया। हम ऐसा भी तो कह सकते हैं कि एक बिंदु पर टच कर सकता है, बोलो हाँ या ना। हम ऐसा भी तो कह सकते हैं कि सर 2 बिंदु पर टच कर सकता है, हाँ या ना। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि न्यूनतम 2 प्रतिच्छेद बिंदु होगा। न्यूनतम प्रतिच्छेद बिंदु क्या होगा, 0। भैया एक बिंदु को भी तो प्रतिच्छेद करके ये जा सकता है, तो सर ये वाला स्टेटमेंट क्या है, गलत है। कह रहा है एक वर्ग एक वृत्त के प्रतिच्छेदन बिंदु की अधिकतम संख्या 28 है। जी सर, अगर एक वर्ग है, एक वृत्त है और इस एक वर्ग है या एक वृत्त है, कैसे भी ले लो, ये वर्ग है, इस पर वृत्त को प्रतिच्छेद कराना है, तो एक तो हम इस तरीके से कर सकते हैं जिसमें सबको छू के जाए, 1 बिंदु 2 बिंदु 3 बिंदु 4 बिंदु। और एक ऐसे भी तो हम कर सकते हैं कि सर इस तरीके से। अब बताओ, यहां पे ये 2 बिंदु पे टच किया, 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 इसके अलावा और मैक्सिमम किसी तरीके से प्रतिच्छेद करा सकते हैं क्या, नहीं। तो आप क्या कहोगे कि सर मैक्सिमम 8 बिंदु को टच करे ये संभव है, तो ये दूसरा वाला क्या है, सही है। तो आंसर क्या होगा, 1 मिनिमम 2 नहीं हो सकता, मिनिमम 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम कितना होगा, 8 होगा। ठीक है भाई, चलिए अगले को देखिए 19। एक व्यक्ति धारा की उल्टी दिशा में जाने की अपेक्षा धारा की प्रवाह की दिशा में किसी निश्चित दूरी को तय करने में या खेने में आधा समय लेता है। मतलब अगर नाव धारा की दिशा में जा रही है तो डाउन स्ट्रीम में जा रही है, और नाव धारा की विपरीत दिशा में जा रही है तो अप स्ट्रीम में जा रही है। क्लियर है, तो हमेशा ध्यान रखना, कह रहा है कि जो डाउन स्ट्रीम में समय है वो अप स्ट्रीम का क्या है, आधा है। अगर यहां धारा के विपरीत 2 का समय लग रहा है तो धारा के साथ 1 का समय लग रहा है। ठीक है, धारा के साथ का मतलब, धारा के साथ नाव चलने का मतलब डाउन स्ट्रीम, और धारा के विपरीत नाव चलने का मतलब अप स्ट्रीम। तो कह रहा है ना कि धारा के साथ धारा के विपरीत से आधा समय लगता है, तो इसको 2 का समय तो इसको 1 का समय लगेगा। ये बात क्लियर है। अब एक बात बताओ, आप सबने पढ़ा है कि दूरी बराबर चाल बटा क्या होता है, समय। अगर आपका दूरी क्या है भाई, फिक्स है, दूरी आपका सॉरी दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना क्या होता है, समय। अगर आपका दूरी क्या है, फिक्स है, तो हमेशा चाल का उल्टा क्या निकल का है, रेशियो निकालना हो तो चाल का उल्टा करेंगे तो समय का रेशियो, और समय का उल्टा करेंगे तो चाल का रेशियो आता है। ये बात ध्यान रखना, कब, जब दूरी आपका क्या हो, फिक्स है। फिक्स का मतलब जितनी दूरी धारा की दिशा में तय कर रहा है उतनी ही दूरी धारा के विपरीत दिशा में तय कर रहा है, तब की बात है। तो अगर मैं यहां चाल का रेशियो निकालूं तो चाल का रेशियो क्या आएगा, 2 और 1। मतलब धारा की दिशा में चाल 2 है, धारा की विपरीत दिशा में चाल कितनी है, 1 है। अब हमसे क्या कह रहा है, अचल पानी का चाल और धारा की चाल का अनुपात क्या होगा। मतलब हमसे नाव और धारा की चाल का अनुपात पूछ रहा है। और ध्यान रखना, नाव का चाल निकालना होता है तो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम के चाल को जोड़कर आधा करते हैं, और धारा का चाल निकालना होता है तो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम के चाल को घटाकर आधा करते हैं। तो मुझे रेशियो ही तो निकालना है, किसका, नाव का और धारा का, बोट का और रेट का। तो सर नाव का चाल कैसे निकालेंगे, तो सर दोनों को जोड़ के आधा, तो दोनों को जोड़ा 3, 3 का आधा। धारा का चाल कैसे निकालेंगे, दोनों को घटा देंगे, दोनों को घटाया 1 और 1 का आधा, तो सर ये 2 से 2 कट जाएगा, तो इनके बीच रेशियो कितने का बनेगा, 3 और 1 का, जो कि कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी अपने क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल ही सही उत्तर। क्लियर है भाई, चलिए अगले को देखिए।
कह रहा प्राकृत संख्याओं में ऐसे कितने युग्म है जिनके वर्गों का अंतर क्या है 63। मतलब आपको ये चेक करना है कि ऐसे कौन कौन सी दो प्राकृत संख्या है जिनके वर्गों का अंतर 63 आ सकता है, ये सारे काउंट करके बताने हैं। अब कैसे काउंट करेंगे तो इसको सीखो। मैंने मान लिया कि एक प्राकृत संख्या a है और दूसरी प्राकृत संख्या b है और इनके वर्गों का अंतर कितना है 63 है। ऐसे मैंने मान लिया कि दो नेचुरल नंबर है, एक a है और एक b है, इनके वर्गों का अंतर कितना है 63 है। तो यहां से मैं देखूंगा सर ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले पे बैठा, तो इसको मैं a प्लस बी गुना a माइनस बी लिख सकता हूं और यह बराबर किसके है 63 के। तो मैं ऐसे सोचता हूं कि 63 को मैं तोड़ लेता हूं। कैसे तोड़ लेता हूं तो समझना। 63 को मैं क्या लिख सकता हूं, एक एक करके सुनो। 63 को मैं सबसे पहले तो 63 गुना एक ही लिख सकता हूं, बोलो हाँ या ना। फिर 63 को मैं क्या लिख सकता हूं, तो सर मैं अगर 3 से भाग लगा दूं तो सर 21 गुना 3 लिख सकता हूं। और 63 को मैं क्या लिख सकता हूं, तो अगर मैं 7 से भाग लगा दूं, किससे भाग लगा दूं 7 से, तो 7 नमा 63 लिख सकता हूं। ठीक है, मैंने इनको देखा कि ऐसी कौन कौन सी दो संख्या है जिनको गुना करने पर 63 आएगा। तो मैंने बोला कि सर 63 गुना 1 63 आ जाएगा, 21 गुना 3 63 आ जाएगा, 9 सत्ते 63 आ जाएगा। यही तो तीन संख्या है जिनको गुना करने पर 63 आएगा। जी सर। अब मुझे यहां से यह पता चल गया कि सर एक मान तो a प्लस बी का होगा और दूसरा मान a माइनस बी का होगा। तो इधर वाले सारे मान किसके हैं a प्लस बी के, और इधर वाले सारे मान किसके हैं a माइनस बी के। बोलो हाँ या ना। और आपको मैंने रेशियो के अंदर कैलकुलेशन में पढ़ा रखा था, कभी भी दो संख्याओं का योग और उन्हीं दो संख्याओं का अंतर दिया जाए तो वो संख्याएं निकालते कैसे हैं। तो फटाफट आपको क्या सिखाया था, एक बार दोनों को जोड़िए। 63 और एक 64, 64 का आधा कर दीजिए 32। एक बार दोनों को घटाइए, सर 62, 62 का आधा कर दीजिए 31। ए का मान 32, बी का मान 31, जोड़ेंगे तो 63, घटाएंगे तो 1। ठीक है, अगला इनमें दोनों ए और बी का मान, ए प्लस बी 21 है, ए माइनस बी 3 है, तो जोड़ो कितना 24, 24 का आधा कितना 12। इनको घटाओ 18, 18 का आधा क्या 9। सर इनको जोड़ो 9 और 7 16, 16 का आधा 8, और इनको घटाओ घटाओ 2, 2 का आधा 1। मतलब क्या है कि सर ऐसी टोटल तीन संख्याएं हैं, एक तो ये, एक तो ये और एक तो ये। 32 और 31 का स्क्वायर करके घटाएं तब भी 63 मिलेगा। 12 और 9 का स्क्वायर करके घटाएं तब भी 63 मिलेगा। 8 और 1 का स्क्वायर करके घटाएं तो भी 63 मिलेगा। तो ऐसे कितने प्राकृत संख्या संभव है 3। कितने प्राकृत संख्या के युग्म, युग का मतलब कितने पेयर संभव है, तो ऐसे 3। सिंपल पूछता कितने प्राकृत संख्या, तो 6 हो जाते। कितने पेयर संभव है ऐसे, तो 3 पेयर ऐसे संभव है। यही तो लिखा है, कितने पेयर यहां पे संभव है, तो 3 पेयर संभव है जिनके वर्गों का अंतर क्या आएगा सर 63 आएगा। क्लियर है ये भाई। अगले को देखो क्या कह रहा है, यदि भिन्न 2/3, 3/4, 4/5 और 5/6 के अंश और हर दोनों में 5 जोड़ दिया जाए। आपको 4 भिन्न दिया, एक तो 2/3, एक दिया 3/4, एक दिया सर 4/5 और एक दिया सर 5/6, और कहा सब में 5 जोड़ दो। जैसे इसमें 5 जोड़ दो, ऊपर और नीचे दोनों। इसमें भी 5 जोड़ दो, ऊपर नीचे दोनों। लिखा है ना यहां पे अंश और हर दोनों में 5 जोड़ना है। यहां भी 5 जोड़ो, 4 + 5 और 5 + 5, और यहां भी 5 जोड़ो, 5 + 5 और 6 + 5। तो सर जोड़ने पर यह क्या बनेगा 7/8। यह कितना बनेगा 8/9। यह कितना बनेगा सर 9/10, और यह कितना बनेगा 10/11। अब आगे हमसे क्या कह रहा है, तो देखो आगे हमसे कह रहा है तो निम्नलिखित में से किस एक मान में न्यूनतम परिवर्तन आएगा। मतलब आपको बताना है ये पहले वाला है, ये दूसरे वाला है, ये तीसरे वाला है, ये चौथे वाला है, तो किस में सबसे कम चेंज आएगा, किस में सबसे कम अंतर आएगा, ये बताना है। तो चेक कर लो। सर 2 में 3 का भाग लगाएंगे तो 0.66 आ जाएगा। सर 7 में 8 का भाग लगाते तो दशमलव तो आएगा ही आएगा, 8 64 भी आएगा 60 बचेगा, फिर 8 7 56, तो लगभग 0.87 बार में कटा। यहां चेक करो तो 4 से काटोगे तो ये 0.75 आएगा, और 9 से इसको काटेंगे तो सर 9 8 72, 9 8 72, फिर 8 और 0 9 8 72, 0.88 आएगा। इसको अगर मैं काटूं तो सर ये 0.8 आएगा, और एक अंक और लगा दो 0। सर इसको मैं काटूं तो सर ये 0.90, इसको मैं काटूं तो सर काटिए
5 में 6 का भाग लगाइए तो 6 8 48, हाँ या ना, 2 जीरो, तो 6 8 48, 2 जीरो, 6 3 18.83। इसको काटिए सर, 11 नंबर 99, क्योंकि ये 100 हो जाएगा तो 11 नंबर 99, कितना बचेगा सर? तो 99 हो जाएगा तो 1 और 0, यही तो आएगा। अगर 11 से काटूं तो 11 नंबर 99 कितना बचेगा? 1 और 0, तो फिर 0 लगा दोगे तो 0 आएगा, लगभग 0.90। फिर आगे लगाते तो 11 नंबर 99 पढ़ते, यही तो करते ऐसे, ठीक है। तो 2 अंक तक ही ले लेते हैं, 0.90 ले लेते हैं, ठीक है। अब मुझे पता करना है कि कितने का चेंज, सबसे कम चेंज किस में आया। तो ये 0.66, ये 66 और ये 87 है, तो 66 और 87 के बीच अंतर कितने का चलेगा? तो आप कहोगे 1 और 2 21 का, 0.21 का अंतर चलेगा। यहां 75 है और ये 88 है, तो यहां कितने का अंतर चल रहा है? तो सर घटाएं सर, 3 और 1 0.13 का अंतर चल रहा है। ये 80 है और ये 90 है, तो यहां अंतर कितने का चल रहा है? 0.10 का। और यहां दशमलव ये 83 है और 0.90, तो यहां दशमलव किसका चल रहा है? 7 का, 0.7 का। तो बताओ सबसे कम अंतर किसके बीच में है? इसके बीच में। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 5/6। हमें यही बताना था कि अंश और हर दोनों में 5-5 जोड़ दिया जाए, तब किसके बीच अंतर सबसे कम होगा? तो सबसे कम अंतर इनके बीच होगा, 90 और 83, कहने का मतलब 7.07 का अंतर सबसे कम होगा। क्लियर है भाई? अगले को देखो, कह रहा है एक अंक n 3 से बड़ा है, लिखा है ना n ग्रेटर देन 3, भाज्य है 3 से, मतलब n एक ऐसी संख्या है जो 3 से बड़ा है और 3 से कट भी जाएगा, लिखा है 3 से भाज्य है, लेकिन 6 से भाज्य नहीं है। मतलब n 3 से बड़ा नंबर लेना है, जो कि 3 से तो कटना चाहिए लेकिन 6 से नहीं कटना चाहिए। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक 4 से विभाज्य हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा एक 4 से विभाज्य हो जाएगा? और अंक है, n क्या है? अंक है। तो अंक कितने होते हैं? 0 से लेकर 9 तक, और उसमें भी 3 से बड़ा लेना है। तो n का मान मैं क्या क्या ले सकता हूं? 4, 5, 6, 7, 8, 9, यही तो ले सकता हूं। और 3 से विभाज्य है तो 3 से कटने वाला लेना पड़ेगा। तो सर ये 3 से नहीं कटेगा, 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 तो 2 ही नंबर ले सकते हैं, 6 और 9। और कह रहा 6 से विभाज्य नहीं है, 6 से भाज्य नहीं है, तो ये 6 भी नहीं ले सकते। तो सिर्फ और सिर्फ n का मान कितना लेना पड़ेगा? 9। और कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा एक 4 से भाज्य है, मतलब ये जो ऑप्शन दिए गए हैं ना, इसमें से कौन 4 से कट जाएगा? तो भैया n की जगह क्या रखेंगे? 9। चलिए सर यहाँ n की जगह 9 रखे तो 9 दूनी 18, क्या ये 4 से कट रहा है? नहीं, तो ये ऑप्शन नहीं। यहाँ n की जगह 9 रखे तो 9 3 27, क्या ये 4 से कट रहा है? नहीं, तो ऑप्शन नहीं। यहाँ n की जगह 9 रखे तो 9 दूनी 18, 18 और 4 कितना? 22, क्या यह 9 से 4 से कट रहा है? नहीं। यहाँ n की जगह 9 रखे तो 9 3 27 और 1 28, क्या ये 4 से कट रहा है? तो भैया ये ऑप्शन नंबर डी अपने क्वेश्चन का क्या होगा? बिल्कुल ही सही उत्तर, कि n का मान तो 9 होगा और 9 यहाँ पे पुट करेंगे, जो 4 से कट जाएगा वही मेरा ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 क्वेश्चन का क्या है? बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। अगले को देखो, क्या कह रहा है? 1 लीटर पानी का भार 1 केजी है। 1 लीटर पानी में कितना केजी है? 1 किलो है, ठीक है। अच्छा, 1 किलो को क्या लिखा जा सकता है? 1000 ग्राम लिखा जा सकता है। जी सर, 1000 ग्राम है। तो कह रहा कितने घन मिलीमीटर, मिलीमीटर घन की बात हो रही है। तो सबसे पहले 1 लीटर की बात करें तो 1 लीटर में 10 का पावर 6 मिलीमीटर घन होता है। क्या कहा मैंने? 1 लीटर में 10 का पावर 6 मिलीमीटर घन होता है। तो ये वाली बात ध्यान रखना। तो कह रहा है कितने घन मिलीमीटर में, मिलीमीटर पानी का भार 0.1 ग्राम होगा। मतलब मुझे इस 1000 ग्राम को 0.1 ग्राम में बदलना है। तो सर पहले कितने लीटर पानी की आवश्यकता होगी ये चेक कर लेते हैं, फिर उसको क्या करेंगे? मिलीमीटर घन में बदल लेंगे। तो मैं सिंपल देख रहा हूं कि यहां से यहां जाने के लिए किसका गुना करें? तो सर 1/1 हजार नहीं, 10,000 का करें। नहीं, क्योंकि 1000 में मैं 10,000 का भाग लगाऊंगा तभी तो 0.1 ग्राम होगा। तो सर यहां पे भी मुझे किसका गुना करना पड़ेगा? 1/10,000, मतलब 10 का पावर 4 का। तो सर कितने लीटर पानी की आवश्यकता होगी? तो 1/10 के पावर 4 लीटर।
लेकिन हमसे क्या कह रहा है, घन मिलीमीटर में बदले। तो सर मैं ऐसा कर सकता हूं 1/10 का पावर 4, और 1 लीटर में कितना मिलीमीटर क्यूब होता है, तो 10 का पावर 6 मिलीमीटर क्यूब। अब इनको सॉल्व कर दो। अगर मैं इनको सॉल्व कर दूं तो ये 4 पावर से 4 पावर कट जाएगा, तो 10 का स्क्वायर मतलब 100 बच जाएगा। तो 10 मिलीमीटर क्यूब की जरूरत होगी, 100 मिलीमीटर क्यूब की जरूरत होगी। आंसर क्या हो जाएगा, 100। ऑप्शन नंबर सी। इसमें बस यूनिट का कन्वर्जन करना था और कुछ नहीं करना था। क्लियर है ये बात, क्लियर है ये बात। चलिए, तो अभी इसमें और भी क्वेश्चन बच रहे हैं। लगभग इस वाले शिफ्ट में 40-41 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 23 तक पहुंचे हैं। तो आज का सेशन यहीं समाप्त करेंगे। इसके दूसरे पार्ट में इसके आगे वाले क्वेश्चन के पर हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।